चलिए भाई, आज हमारा है पार्ट 2। ठीक। मॉडर्न फिजिक्स कवर कर रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं कई पार्ट में। ठीक, हमने पार्ट 1 लिया था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं। अब हम पार्ट 2 लिए। ठीक। पार्ट 2 में भी 30 क्वेश्चन के आसपास हैं, जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलो फटाफट शुरू किया जाए। हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? 25 ना। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है, चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है न्यूक्लियस रेस्ट disintegrates into two smaller nuclei with their masses in the ratio 2:1। क्या कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है, वो रेस्ट था, वो टूट गया, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई का मास का रेशियो कितना है? 2:1। मतलब जो M1:M2 का जो रेशियो है डिसइंटीग्रेट होने के बाद कितना है भाई? जो M1:M2 आया है वो कितना है? वो 2:1। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, टूटने के बाद कह रहा है वो मूव कर, वो पता है मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। ये डिसइंटीग्रेट हो गया है दो न्यूक्लियाई में, तुम्हें पता है मोमेंटम कंजर्व होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल। क्या होगा? दोनों क्या होंगे? जस्ट उनके मोमेंटम क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। मतलब जो M1V1 है प्लस M2V2 है वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? जस्ट अपोजिट होंगी। मतलब M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका मतलब है कि जो उनकी वेलोसिटी का रेशियो आएगा, देख लो यहाँ से माइनस साइन क्या बताया कि जो दोनों का डायरेक्शन है वो तो कोलिजन में भी आप देखोगे, कोई चीज न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होता है तो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो V1/V2 जो आया वो -M2/M1, माइनस बस की डायरेक्शन बता रहे हैं। M2 क्या है? M2/M1 आएगा 1:2 ना। ये M1:M2 है और हमसे क्या निकालना है? ये रिलेशन क्या है भाई? ये M1:M2 और हमारा क्या आ रहा है? M2/M1। रेशियो क्या हो जाएगा? हाफ। मतलब 1:2 आएगा और उनकी डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट अपोजिट। पहला ऑप्शन क्या है? इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, पहला ही तो सही है। दोनों कहाँ जा रहे हैं? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो इजी था ना, ये तो कोलिजन से भी सॉल्व कर सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन ये बताओ। चलो इसका आंसर बता दो भाई। प्लीज इसको मैच करना आपको। पहला यूरेनियम 235, क्या हो रहा है? वो कौन सी रिएक्शन है वो? ये क्या हो रहा है? ये यूरेनियम दो स्मॉलर क्या हो रहा है? ये फ्यूजन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? मतलब यूरेनियम 235 जो है वो क्या हो रहा है? इसका फ्यूजन हो रहा है, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में वो कन्वर्ट हो रहा है। एक जेनॉन है और एक स्ट्रोंसियम है, तो इसका मतलब ये तो फ्यूजन रिएक्शन। पहली क्या है? फ्यूजन है। मतलब ए का क्या होगा भाई? ए का होगा तीसरा। ए का तीसरा कहाँ कहाँ? इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो ये तो गया। दूसरी वाली तो एक नॉर्मल सी रिएक्शन, जो 10th में पढ़ते हो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या है? ये तो एक नॉर्मल सी केमिकल रिएक्शन। क्या बन गया? वाटर। इसका मतलब बी का तो पहला ही होगा क्योंकि ये तो केमिकल रिएक्शन है। मतलब बी का पहला दोनों में है, देखो। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी पे आता है। बताओ ये कौन सी रिएक्शन? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई कंबाइन के हैवी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब वो फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई उनका? तीसरे वाले में क्या हो रहा है? सी वाले में वो फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन हो रहा है मतलब वो प्रोसेस कैसा होगा? ये तो फ्यूजन हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं, मतलब एक मोर स्टेबिलिटी की तरफ वो जाना चाह रहा है। इसका मतलब है ये रिएक्शन कैसी है?
ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में क्यू वैल्यू क्या होती है? क्यू वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। यही ना? क्यू वैल्यू क्या होती है एक्सोथर्मिक में? पॉजिटिव होती है। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी का दूसरा, तो सी का दूसरा इसी में देख लो, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन है बी। चौथे पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, एक ये लाइटर न्यूक्लियाई क्या है? लाइटर न्यूक्लियाई किस में जा रही है? एक हैवी न्यूक्लियाई में जा रही है। देखो क्या हो रहा है, ये भी फ्यूजन है, लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि एक लाइटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रही है किसमें? एक लाइटर न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई में जा रही है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कैसा है? ये वाला जो प्रोसेस इंडोथर्मिक। क्योंकि देखो, ये लाइटर न्यूक्लियाई थी, ये क्या थी? ये हैवी, तो ये क्या हुई? 1H1 से किस में कन्वर्ट हो गई? 1H2 में। मतलब ये प्रोसेस कैसा है भाई? एक ज्यादा मास की तरफ इन्वॉल्व हो रही है, मतलब ये प्रोसेस इंडोथर्मिक हो गई। ये भी एक फ्यूजन ही है बस, लेकिन होगा क्या? यहाँ निगेटिव क्यू वैल्यू आएगी, मतलब निगेटिव क्यू वैल्यू आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? डी का चौथा, डी का चौथा। समझ गए? आगे बढ़े। ये कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई विथ मास नंबर बिटवीन 30 टू 170। सही बात, ये स्टेटमेंट करेक्ट। आप देखेंगे जब 30 टू 170 तक जब हम जाते हैं मास नंबर, तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है अप्रोक्स 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू नजर आती है। क्या वैल्यू नजर आती है? मतलब इस मास रेंज में जब आप बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं पर न्यूक्लियन, तो ये कांस्टेंट आती है, मतलब इसी की रेंज, चाहे 30 से लेके 170 तक ना, किसी का भी फाइंड करें तो इसी के आसपास आंसर आता है। वही वो लिखा हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो ये तो आपका करेक्ट। न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज, ये तो गड़बड़ होती है ना, ये क्या लॉन्ग रेंज थोड़ी होती है, न्यूक्लियर क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, इसका मतलब ये गलत है ना। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन आ गया ये। थ्योरी का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बता दो। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। बताओ, पहले बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई r/v। हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। टाइम पीरियड क्या होगा? अगर कोई सर्कल में घूम रही है तो कितना डिस्टेंस चलेगी? 2 पाई r, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v/2 पाई r, ये आएगा। और हमें इससे तो कोई लेना ही देना नहीं, तो कांस्टेंट। बताओ v किसके प्रोपोर्शनल होता है? v प्रोपोर्शनल होता है z/n के। और रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है? n² बाई z के। तो z ऊपर n नीचे, तो क्या आ जाएगा? z² बाई q। क्या आ गया? तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है किसके? z²। नहीं, फ्रीक्वेंसी आई है ना, हमने फ्रीक्वेंसी निकाला है। टाइम पीरियड जैसे इसका उल्टा कर दो, हमने फ्रीक्वेंसी ही निकाला है 1/n³। तो ये हमने डिराइव किया है नोट्स में भी। तो हमारा ऑप्शन क्या है भाई? ये ऑप्शन। अगर टाइम पीरियड पूछता तो जस्ट ऊपर चला जाता, n³ आ जाता। ठीक। ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन ये है आपके पास, पढ़ो इसको। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बाय हाइड्रो एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज इन द फोर्थ एनर्जी लेवल। फोर्थ का मतलब n बराबर 4। मिनिमम कहाँ पे जा सकता है? वो ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, n बराबर 4 से 1। तो स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालते हैं? शॉर्ट तो समेशन ऑफ डेल्टा एन। तो समेशन ऑफ डेल्टा एन का मतलब 4 - 1। 4 - 1 मतलब समेशन ऑफ 3। समेशन ऑफ 3 का मतलब 3 + 2 + 1, कितना आया भाई? 6। मसला क्या, अगर ये कहाँ पे गया है? 1 तक, क्योंकि बोला नहीं तो हमें ग्राउंड पे ही जाना है। ग्राउंड पे जाएंगे तो पहला कहाँ आएगा? पहला आएगा लाइमन में लाई करेगा, दूसरा बाल्मर में, और तीसरा पास्टन में।
और ये भी पूछ सकता है विजिबल रीजन में कितनी है, तो विजिबल में 2 है, अल्ट्रा वायलेट में 3 है, उसके बाद जो आती है वो इंफ्रारेड होती है। उसके बाद जो आती है वो क्या होती है, इंफ्रा रेड होती है। आगे बढ़ जाए, ये भी हो सकता है पूछ ले। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको और बताओ क्या है। क्या कह रहा है, कंसिडर द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम। चलो एनर्जी क्या, फार्मूला क्या होता है भाई, -13.6 Z² बाई एन, ये जनरल फॉर्मूला। तो चलो ए वाले स्टेटमेंट पे आते हैं। ए वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है बताओ। ए वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड का मतलब एन बराबर 1, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी 13.6, 1 का स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट में मतलब 1 का स्क्वायर। ये इसको कह रहा है सेम है किसके, एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड किसको बोलते हैं, एन बराबर 2, और हीलियम का सेट कितना होता है 2। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब एन बराबर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी तो सेम ही था, तो दोनों की एनर्जी सेम नहीं है, दोनों की एनर्जी सेम, इसका मतलब पहला ए तो करेक्ट। अब इसमें ए कहाँ है, 3 में है, चलो इसको हटा लो। बी पे आते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, वो तो यही है, इज सेम एज दैट ऑफ लिथियम प्लस 2। बी वाले को चेक करते हैं, लिथियम प्लस 2 की एनर्जी क्या होगी, -13.6, यही ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर। कौन सा एक्साइटेड है, कौन सा एक्साइटेड, सेकेंड, सेकेंड एक्साइटेड का मतलब 2 से 3 पे जा रहा है, मतलब n इक्वल टू 3 ले। ये भी क्या हो गया, तो ये भी तो सेम ही आ रहा है हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के, मतलब ये भी क्या है हमारा करेक्ट। हमारा ऑप्शन तो मिल गया, ये भी सीट एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं, अब मिल गया ना। कह रहे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस जब ग्राउंड में लोगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ग्राउंड में रखोगे तो n बराबर 1 आएगा, तो 2 का स्क्वायर आएगा, मतलब इसके 4 टाइम्स आ रही है, इसके 4 टाइम्स आ रही है, नहीं वो नहीं। एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेम एज लिथियम फॉर ग्राउंड स्टेट। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब n की जगह 2 रखना है, 2 का स्क्वायर गया, ठीक। तेरा लिथियम 2 प्लस इन ग्राउंड स्टेट, मतलब लिथियम 2 प्लस का मतलब एन बराबर जेड बराबर 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, क्योंकि ग्राउंड है, कहाँ है मैग्नीट्यूड की बात कर, वो भी तो रॉन्ग हो गया, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए अप्लीकेबल। चलो इसका बताओ, बोहर मॉडल बताओ क्या है, सही है पहला स्टेटमेंट। बोहर मॉडल इज अप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। कह रहा है जो बोहर मॉडल है वो अप्लीकेबल है किसके लिए, हाँ ये तो सही है ना, कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, ठीक। कह रहा फॉर्मेशन ऑफ बोहर मॉडल डज नॉट इंक्लूड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, सही बात। तभी तो एनर्जी सेम आती है हाइड्रोजन लाइक एटम की, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक मतलब उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें शील्डिंग तो आनी नहीं, किसी का रिपल्सन तो होना नहीं, इसलिए इसका मतलब ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, कौन, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स को इंक्लूड ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन खुद को थोड़ी धक्के मारेगा, ठीक। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएंगे तभी तो शील्डिंग हो सकती है, रिपल्सन आ सकता है। इसीलिए हम एनर्जी का जब ऑर्डर पढ़ते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, वो सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। चलो डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम सेम, खड़े हो गए यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका मतलब पहला तो करेक्ट, सही है भाई। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट भी अच्छे से पढ़ना है आपको, 3 क्वेश्चन आते हैं। In Bohr's model, electron revolve around the nucleus only in those orbit for which angular momentum is integral multiple of Planck's constant। नहीं,
एंगुलर मोमेंटम जो होता है मल्टीपल होता है किसका, एच लेंथ का नहीं, साथ में एन इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, एच का नहीं। यही है इंटीजर 1 2 3 यहाँ रखते हो, एच अपॉन 2 पाई का होता है, सिर्फ एच का नहीं होता है, इसका मतलब ये रॉन्ग है असर्शन। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन दूसरा रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ये बताओ, क्या कह रहा है, फॉर अ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू दैट ऑफ बाल्मर सीरीज। लार्जेस्ट वेवलेंथ, लाइमन के लिए लार्जेस्ट सीरीज कब आएगी बताओ। लाइमन कहाँ से स्टार्ट होता है, N1 बराबर 1, और जब लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए होते जस्ट बगल पे जाते हैं, जब हाईएस्ट एनर्जी चाहिए होते तो इन्फिनिट पे जाते हैं। हमें N2 क्या लेना पड़ेगा, जस्ट बगल में जाए। तो दूसरा कौन सा लेना है, दूसरा वो भी लार्जेस्ट ही लेना है, हाँ वो भी लार्जेस्ट लेना। बालमर कहाँ से स्टार्ट होता है, बालमर का N1 फिक्स है, लार्जेस्ट चाहिए तो जस्ट कहाँ जाओगे, बगल। हमें पूछा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ किसका, लाइमन और बालमर। हमें फार्मूला पता है 1/λ, क्या होता है, R × Z², 1/N1² माइनस 1/2², ये फार्मूला है। अब आप बताओ कि हमें वेवलेंथ चाहिए, जब लाइमन लिखेंगे हमें लाइमन कहाँ चाहिए, हमें जो पूछा है वो ये है, लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बालमर। इसका मतलब है लैम्डा लाइमन न्यूमरेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में कब आएगा, जब इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि ये 1/λ है तो लैम्डा लाइमन ऊपर चला जाएगा, और जब बाल्मर वाले के न्यूमरेटर में रखेंगे तो लैम्डा बाल्मर नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो लैम्डा लाइमन कौन लैम्डा बाल्मर ऊपर बाल्मर को रखा गया होगा, तो इसका मतलब है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, हटका तो बाल्मर के लिए क्या है, 1/4 माइनस 1/5, क्योंकि उल्टा रखा गया होगा तब ये बना होगा, और इसका क्या बनेगा, 1/1 माइनस 1/4, करेक्ट। क्योंकि मैंने बालमर को ऊपर रखा है, लाइमन को नीचे, तभी तो बालमर नीचे आएगा, लाइमन ऊपर जाएगा। चलो सॉल्व करो, 9 - 4 कितना होता है, 5, कितना आया, 5/36। 4 - 1 कितना आया, 3/4। 4 9 9 नीचे आ जाएगा, 5 9 3 27। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 5:27। ठीक है, सब तो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में तुम्हें अच्छे से पढ़ाया गया। चलो अगला क्वेश्चन ये, पढ़ो इसको और आंसर बताओ इसकी। पढ़ो भाई, सब आसमानी तो है, बताओ जल्दी। क्या कह रहा, डेंसिटी ऑफ कॉपर न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन। कह रहा है जो कॉपर न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी, ये न्यूक्लियर डेंसिटी की बात है। आपने रेडियस का फार्मूला पढ़ा है, न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है, मास है, ये मास है ना। अगर मैं डेंसिटी निकालूंगा तो मैं लिखूंगा मास अपॉन वैल्यूम, लिखूंगा भाई ना। डेंसिटी में क्या लिखूंगा, मास अपॉन वैल्यूम, ये तो लिखना पड़ेगा मुझे, यही ना। अब क्या होगा, मास क्या होगा, मास को ए से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। जब मैं इसका क्यूब करूंगा 4/3, तो ये ए का क्यूब, ये ए की पावर 1/3, जब इसका क्यूब करूंगा तो नीचे ए आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए के तो डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब ये तो रॉन्ग है। मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती कि मास क्या है, तो मतलब वो रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एंड रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, देखो यही तो है, रेडियस प्रोपोर्शनल है किसके, ए की पावर 1/3 के, ये करेक्ट असर्शन। ए इज नॉट करेक्ट, हाँ यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है, देख लो। मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी है भाई, मास के इंडिपेंडेंट। फॉर एन न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए रेडियस आर मास डेंसिटी इंडिपेंडेंट, भी तो पढ़े, ये तो इंडिपेंडेंट है किसके, मास के। आगे बढ़ते हैं,
चलो, if an alpha particle with energy is bombarded on a thin gold foil, मान लो ये थिन गोल्ड फॉयल है। हाँ। ये है उसका न्यूक्लियस। जेड ई कितने प्रोटॉन है, हर प्रोटॉन का चार्ज। तेरा इस पे क्या किया गया था, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट। ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब ये जब जाएगा तो दोनों के न्यूक्लियस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कह रहा है ये कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक जाएगा। तो मान लो वो सबसे मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। तो ये डिस्टेंस को हम क्या मान ले, कहीं यहाँ या कहीं भी मान लो, हमने मान लिया कि यहाँ पे रुक गया, मान लो ये डिस्टेंस आ गया। जब वो जा रहा था तो उसके पास एनर्जी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एनर्जी। और वो जब पास में पहुंचेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, तो जो एनर्जी होगी वही उसकी क्या होगी, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जो उसके मोशन में जा रहा था काइनेटिक एनर्जी, जब वो पहुंचेगा इसके पास और दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रुक जाएगा। तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी वही उस एनर्जी के बराबर होगी, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q1 Q2/R। यही तो फार्मूला पड़े। ठीक। एनर्जी कितनी है वहां लिखा हुआ है 7.7, क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन और जूल बना, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस मीटर में चाहिए। ठीक। 7 मेगा का मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻9। ये एनर्जी है आपकी। ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2e होगा। जेड ना 2e होगा ना अल्फा का चार्ज। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं हीलियम प्लस। और ये क्या है हमारा गोल्ड है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जेडी का मतलब क्या लिखेंगे, 79 इंटू ई। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कौन कौन, यही आर आपसे पूछा है, यही आर आपसे पूछा। समझ गए, तो अब आर इधर लाओ और इसको नीचे ले जाओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इससे हटा दो, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही का चार्ज है ये, 1.6 इंटू 10 की पावर। बस आर इधर लाओ, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बस मैं आर की वैल्यू लिख देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करके आंसर मैच करो। ये नीचे जाएगा, इधर है 9 इंटू 10 की पावर 9 बचा। 2 इंटू 79 कितना हुआ, 158, और इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज भी है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ये ऊपर बचा। और ये पूरा नीचे चला, कितना है, 7.7 इंटू 10⁻6। ठीक। पता है ये 6 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ 3 बचेगा, तो ये 3 हटा के इसको लिख लो, -16 लिख लो। बस 16 9 ज़ा 144, मतलब 14.4 इंटू 158/7.7 इंटू 10⁻⁻16। अब मुझे लग रहा है 2 सत्य 3 7 -14 में आंसर आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, आप सॉल्व करके मैच करो, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है। तो ये पावर थोड़ी और नीचे जाएगी, तो 16 तो नहीं आएगा, 16 से कम आएगा, देख लो भाई। तो -14 में कोई आएगा, अब इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, देख लो एक बार, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपके लिए आना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ये है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ द बोहर। एनर्जी दी हुई कितनी, किसी ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है, वेयर ई नॉट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, किसकी एनर्जी, ग्राउंड स्टेट। इफ एल इज द एंगुलर मोमेंट इस ऑर्बिट, एच क्या होगा, प्लैंक। एच इज द, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी 2 पाई L/h क्या होगा, तुम्हें पता है 2 पाई/h, और एल है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2 पाई।
एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच अपॉन टू पाई से टू पाई के एच से एक्चुअल में वो एन पूछ रहा है एन क्या पूछ रहा है और एनर्जी दी हुई है। हमने पढ़ा है जो एनर्जी होती है nth ऑर्बिट की और ग्राउंड स्टेट की जो है अपॉन एन स्क्वायर इसी को यूज कर लो। En की वैल्यू दी है ये 0.04 इंटू ई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एन स्क्वायर। ई नॉट से ई नॉट हटा दो एन स्क्वायर गया उधर ये आ गया इधर 1/0.04 ये आएगा कितना भाई? ये आ रहा है 25। ऊपर 100 नीचे 100 सिंप्लाई कर दो फिर 4 से डिवाइड कर दो 100 को 25 आ जाएगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का तो एन की वैल्यू आ गई। तो एन की वैल्यू आ गई हमारी 5। देख लो एक बार सही है ना? देख लो भाई कैसे समझ गए। मॉडर्न फिजिक्स 8 क्वेश्चन दे के जाएगा आपको 8 क्वेश्चन दे के जाएगा नीट में फॉर 32 मार्क्स। समझ गए इसलिए सेमीकंडक्टर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं पता है ना। ये अच्छे से पढ़ो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पार्टिकल ऑफ मास। तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है ध्यान देना एनर्जी नहीं पूछा है क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी। पहले हम मास डिफेक्ट निकालेंगे निकालेंगे फिर एनर्जी निकालेंगे फिर एनर्जी को एच न्यू के बराबर करके फिर वहां से फ्रीक्वेंसी आएगी। समझ गए एच न्यू है ना फॉर्मूला। इतना मास दिया हीलियम न्यूक्लियाई का इतना दिया पहला काम है आपको मास डिफरेंस का क्या निकालना। कितना मास मास डिफेक्ट कैसा होगा 4 4 अल्फा में टूटा और एक अल्फा का मास यहाँ दिया हुआ 4 × 4.002 माइनस कितना था 15 मास कितना हुआ था 348। इसको मल्टीप्लाई करो 16.008 माइनस 15.348। जी आपका ठीक ये आपका आ गया मास डिफेक्ट। कितना आ रहा है भाई इसको माइनस कर लो कितना आ रहा है क्या है 16.008 माइनस 15.348। 8 माइनस 8 0 10 माइनस 4 6 9 माइनस 3 6 कितना आ रहा है 0.96 के आसपास में। ठीक ठीक है ये मास डिफेक्ट। अब आपकी एनर्जी निकल। अच्छा ये मास डिफेक्ट ये मास है एम में किसमें है ये मास एम। और देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसमें निकालनी है किलो हर्ट्ज में किसमें निकालनी है भाई। तो मास को केजी बनाना पड़ेगा तो मास को केजी कैसे बनाएंगे। तो क्या करें 0.96 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये आपका केजी में आ जाएगा। ठीक ये आपका मास डिफरेंस। तो हमें एनर्जी का फार्मूला पता है एनर्जी क्या होती है मास डिफेक्ट इंटू सी का स्क्वायर। मास डिफेक्ट ये रखो 0.96 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी का स्क्वायर सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब 3 इंटू 10⁻8 स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9 10⁻8 का स्क्वायर 10⁻16। ये एनर्जी। अब एनर्जी को किसके बराबर कर देना है। हमें एनर्जी नहीं पूछा हमें फ्रीक्वेंसी पूछा। क्या पूछा है भाई। अब बताओ एनर्जी को बस इसी को किसके बराबर कर दो एच न्यू के पास सॉल्व कर ले एच की वैल्यू पता है क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ दिया हो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ये रखो वहां रखो। यहाँ सॉल्व नहीं करना एक ही बार सॉल्व करना यहाँ रखो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 समझ गए। फिर उसके बाद -34 को नीचे ले आओ ऊपर चला जाएगा तो +34 हो जाएगा। तो 34 में 16 ऐड कर दो 50 आ गया 50 में 27 माइनस कर दो 23 आ गया ना।
और उसके बाद उनको आपस में अप्लाई करो और 6.6 से डिवाइड करो तो ऑप्शन इसी में से कोई मैच करेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, मैंने फॉर्मेट बता दिया आपको करना क्या है। बस अब लेंथ कांस्टेंट रखना। यहाँ यहाँ पे देखो, देख लो क्या है। यहाँ ध्यान देना, किलो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज का ये हर्ट्ज में आएगा, फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए? ये कितना आ रहा है? 6.6। 6.6 है ना? 4 2.25। चलो अब सॉल्व कर लेना, कुछ ना कुछ तो आएगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, किलो हर्ट्ज ध्यान देना, वो हर्ट्ज में आएगा। चलो इसका बताओ। मैं बता रहा हूँ बस, एग्जाम में अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, इसका बताओ। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज 91। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ ऑस्टेन एंड बाल्मर सीरीज क्या होगा बताओ। लाइमन की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? लाइमन में स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? जब N2 कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। वो एनर्जी होती है मैक्सिमम ना। तो अगर मैं 1/लैम्डा लिखूं, लाइमन स्मॉलेस्ट है, मैं लिखूंगा R × Z²। मतलब ये तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞, ये तो 0 हो जाता है। मतलब वन, जो वन, मतलब R Z² की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/91। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, नैनोमीटर। अब मुझसे पूछा क्या, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ ऑस्टेन एंड बाल्मर। अच्छा, मतलब अगर मैं वन, अच्छा मुझे क्या चाहिए? लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑस्टेन का चाहिए माइनस लार्जेस्ट वेवलेंथ बाल्मर का चाहिए। ठीक, मुझे पता है पास्टन का, देखो थोड़ा लेंथी है। 1/लैम्डा पास्टन का मैक्सिमम कब आएगा बताओ भाई? R × Z²। मैक्सिमम चाहिए पास्टन। पास्टन क्या होता है? लाइमन बाल्मर पास्टन। पास्टन कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से। तो मैक्सिमम चाहिए तो जस्ट एडजेसेंट जाएंगे तो ये। बाल्मर का भी मुझे लार्जेस्ट चाहिए, तो मैं इसका भी क्या लिखूंगा? बाल्मर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। और लार्जेस्ट चाहिए तो जस्ट बगल में जाऊंगा, तो क्या लिखूंगा? 3 का स्क्वायर। R Z² की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1/91। लिखो 1/91 इंटू 16 - 9 कितना आएगा? 7। नीचे आया 16 9 = 144, ये आ गया। ये 1/लैम्डा, ये कितना आएगा? R Z² क्या लेना है? 1/91। थोड़ा कैलकुलेट, 9 - 4 आएगा 5। 9 4 = 36, ये आ रहा है आपका। देख लो, अब मुझे लैम्डा P माइनस लैम्डा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ये ऊपर ये नीचे ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ? ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, मतलब 91 इंटू 144/7 माइनस, इसको ऊपर कर दो, 91 इंटू 36/40। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? दोनों में कॉमन है 91 बार। और क्या कॉमन है? ये पता है, ये एक्चुअल में क्या है? 36 × 4 ही तो है। क्या है? 36 × 4 ही तो है। तो मैं बाहर 91 भी लूंगा और 36 भी लूंगा। इधर बचेगा 4/7 माइनस 1/5। तो 91 इंटू 36, 20 - 7, 13/30। अब मल्टीप्लाई करके आपको इसको सॉल्व करके बस आंसर आ चुका है। ये देखो अप्रोक्स सेम है। 13 और 10 13। अच्छा 10। इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। अब इसको आप सॉल्व करके देख लेना कौन सा मैच कर। ठीक है, ये आपको करना था, थोड़ा सा लेट था, बस कुछ नहीं करना। हमें लैम्डा 1/लैम्डा था, हमें लैम्डा पी चाहिए, तो इसको हमने रिवर्स किया, दोनों को वहां लिखा, कॉमन लेके फिर सॉल्व कर दिया।
बस अब आप इसको सॉल्व कर ले, मैं आगे बढ़ूं। चलो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, पढ़ो इसको और बताओ क्या है। क्या कह रहा है, इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। हाँ, कह रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ लाइमन सीरीज। चलो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है, अभी तो लिखे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आर इंटू हाइड्रोजन एटम जेड का स्क्वायर वन, लाइमन का मैक्सिमम चाहिए तो वन माइनस का वन, वन से दो पे जाएंगे लाइमन के लिए, ऐसा है ना। लाइमन वन से शुरू होता है, मैक्सिमम चाहिए तो वन बाई लैम्डा कितना आ गया भाई, पर आर इंटू थ्री बाई फोर। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री आर, मतलब पहला तो सही। देख लो, बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन, ये भी तो सही है। ए बी सही है, ए बी कहाँ है जिसमें ए बी है, ए बी ये तो नहीं होगा। डी और सी में कोई एक चेक करना पड़ेगा। मिनिमम वेवलेंथ क्वेश्चन का ये निकाल लेते हैं, सी। क्वेश्चन का वेवलेंथ क्या होगा मिनिमम भाई, क्वेश्चन का आंसर लाइमन पाल्मर क्वेश्चन, मतलब तीन से स्टार्ट होता है। तीन से स्टार्ट होता है, मिनिमम पूछा है तो कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। वन ये नाइन हो जाएगा, तो ये आ रहा है आर बाई नाइन, तो ये वन अपॉन लैम्डा क्वेश्चन है मिनिमम, तो नाइन बाई आर, इसका मतलब सी सही है। ए बी सी। डी आप चेक कर सकते हैं लाइमन का, अच्छा लाइमन का तो ऊपर, अच्छा वो मैक्सिमम था क्या, और मिनिमम लाइमन का क्या आएगा, मिनिमम लाइमन का क्या आएगा, ये जीरो होगा। मिनिमम लाइमन का वन बाई आर आएगा, क्या आएगा, वन बाई आर आता है सिर्फ, फाइव बाई फोर आर थोड़ी आएगा। यहीं पे देख लो, इसको इनफाइनाइट रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो वन बाई लैम्डा आर, तो लैम्डा वन बाई आर। समझ गए, फटाफट ऐसे ही हम निकल लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो आसान है, इसका बता दें, इसका तो कोई भी बता दे, तो 10वीं वाले बच्चे बता दें। आइसोबार किसको बोलते हैं, जिनका मास सेम हो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ये तो पहला ही है। मास सेम नहीं, मास सेम नहीं है, मास सेम नहीं है ना, तो गड़बड़ है कुछ। ये आइसोटोप, ये क्या है आइसोटोप, ये क्या है आइसोटोप, समझ गए। ये आइसोटोन है क्या, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है इसमें, ये आइसोटोन्स होंगे फिर। चलो आगे बढ़े। हाँ, चलो इसको सॉल्व कर दो तो, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, थोड़ा सा बस। क्या कह रहा है, एटम एक्स, इसका एटॉमिक नंबर तीन है और उसका मास नंबर एट, कह रहा है बम्बार्डेड बाई अ शॉवर, मतलब इस पे छींटे मारे जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है इस पे छींटे मारे जा रहे हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। कह रहा है कि इस पे छींटे मार मार के 10 सेकंड में उसमें उसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन। उसने जब 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तो ये क्या बन गया होगा, कोई दूसरा न्यूक्लियाई बन गया होगा, मान लेते हैं वो ए बन गया। तो जब उसने 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, पहले तीन तो 13 हो जाए, और हमें पता है जो मास होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है। पहले मास 8 था, कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़े, वही तो मास है, 19 बढ़े, 19 और 8 कितना हो जाएगा 20, मतलब ये मास हो गया। कह रहा है परसेंटेज ग्रोथ इन द सरफेस, कह रहा है न्यूक्लियॉन्स जो था पहले ऐसा कुछ था, अब थोड़ा सा ऐसा हो गया, मतलब वो थोड़ा सा ग्रो कर गया है, मतलब वो लाइटर से थोड़ा बड़ा न्यूक्लियाई हो गया है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका रेडियस पहले R1 था, बाद में R2 हो गया। तुम बताओ, हमने एक रिलेशन पढ़ा है न्यूक्लियाई आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर वन बाई थ्री, जितना मास ज्यादा होगा उतना रेडियस ज्यादा होगा। तो इसको मैंने R1 मान, तो मैं आर किसके प्रोपोर्शनल है देख लो, तो मैं लिखूंगा R1 बाई R2, क्या लिखूंगा भाई, A1 बाई A2 की पावर वन बाई थ्री, यही लिखूंगा। A1 का मास कितना है, पहले मास कितना था 8, तो कितना हो गया 27, पावर कितनी है वन थर्ड, तो कितना होगा, टू का क्यूब है ये, थ्री का क्यूब, थ्री थ्री हट जाएगा, टू बाई थ्री का क्यूब है, तो मतलब यहाँ सिर्फ टू बाई थ्री बचे,
तो R1/R2, तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी, 3 उधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया R2, 3R/2। मतलब रेडियस पहले से 50% बढ़ गया है, देखो 1.5 आ गया। हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज इन सरफेस एरिया, परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज चेंज पूछा है। क्या होता है? फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। हमसे क्योंकि परसेंटेज चेंज पूछा, यही पूछा है ना भाई, देख लो। चलो बताओ, फाइनल क्या होगा? सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। आर क्या लिया जाएगा? 3R/2 का होल स्क्वायर। एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 पाई तो सबको बताइए क्या होने वाला है भाई। 4 पाई R स्क्वायर क्या बचा यहाँ? 9/4 -1। परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 सॉल्व कर लो। 5/4 इंटू 100, 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 कितना होगा भाई? 125%। ये हमारा फाइनल आंसर है, देख लो। देख ले भाई आप एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये तेरा, फॉर ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर द मास ऑफ द न्यूक्लियस ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और मास का रिलेशन। फिर आप देखे ना, कुछ ऐसा जाता, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा कुछ फिर देखे हो ना। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आयरन, यहाँ पे कौन है? यूरेनियम है। यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। तो हमें क्या दिख, आयरन का मास तो कम होता है, कितना होता है? 56 के आसपास में। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फॉर ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर द मास ऑफ द न्यूक्लियस ग्रेटर, तो नहीं नहीं, मास तो यूरेनियम 235 का ज्यादा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की आयरन की मैक्सिमम है। क्या है? आयरन की मैक्सिमम है। इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया ना फिर। कह रहा है कि कोई भी नहीं, जितना ज्यादा मास होगा उतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी, तो रॉन्ग है। ग्राफ से पता चलता है। अगले पे कह रहा, फॉर ऑल एलिमेंट्स न्यूक्लियाई विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ट्रांसफॉर्म टू न्यूक्लियाई विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कह रहा कोई भी न्यूक्लियाई जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, वो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरफ जाना चाहता है। हर कोई जाना चाहता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। जैसे हर कोई एम्स जाना चाहता है ना, इसलिए लड़ाई तो उसी का। यहाँ के लिए 1 to 100 रैंक चाहिए, एम दिलाई की बात कर रहा हूँ मैं। एक, हर कोई स्टेबल होना चाहिए, तो इसलिए जो भी न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम न्यूक्लियॉन है, वो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की तरफ, मतलब वो अप्रोच करना चाहते हैं मोर स्टेबिलिटी की तरफ। ये सही है। अब इस पे थोड़ा सा और डीप में बता देते हैं। कुछ न्यूक्लियाई क्या करते हैं, देखो, कुछ न्यूक्लियाई फिजन से स्टेबिलिटी गेन करते हैं और कुछ फ्यूजन से गेन करते हैं। जो ये वाले न्यूक्लियाई, जो लाइटर न्यूक्लियाई, तो जो लाइटर न्यूक्लियाई क्या है, जो हल्के वाले, वो क्या करना चाहते हैं? फ्यूजन। वो फ्यूज, ये लाइटर है ना, हल्के है ना आयरन, तो ये फ्यूजन करेंगे, जुड़ के पहुंचना चाहेंगे कहाँ पे? इसकी तरफ, किसकी तरफ? मोर स्टेबिलिटी की तरफ, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। कुछ ऐसे हैं ये वाले, जो इधर वाले, ये फ्यूजन तो कर ही नहीं भाई, ये फीजन करना पड़ेगा इनको। तो ये वाले जो है ये हैवी न्यूक्लियाई है। तो इधर वाले जो है वो क्या करना चाहेंगे? वो अपने आप को फीजन रिएक्शन में जाएंगे, अपने आप को तोड़ के
लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, मतलब हैवियर किस में जाएंगे, लाइटर की तरफ, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर लें, और लाइटर किसकी तरफ जाएंगे, हैवी की तरफ, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर लें। इसका मतलब है कि हैवियर किसकी तरफ अप्रोच करेंगे भाई, लाइटर की तरफ, थ्रू फ्यूजन। इसका मतलब है कि हमारी स्टेबिलिटी दोनों से आती है, फ्यूजन से भी आती है और फ्यूजन से आती है, वो डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियाई कैसी है। समझ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, समझ गए ना हर चीज। चलो, ये अच्छा टॉपिक था, ठीक है। फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में थोड़ा पढ़ लें आप, थोड़ा कुछ और पॉइंट्स आप याद रख लें, ठीक है। हम्म। टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द ऑर्बिट्स ऑफ टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स विद स्पीड, अच्छा स्पीड का रेशियो दिया है v1/v2, कितना दिया है, 3 × 10⁵ अपॉन 2.5 × 10⁵, ठीक है। इफ द रेडियाई ऑफ दीज ऑर्बिट्स आर नियरली सेम, क्या कह रहा है, दोनों के रेडियस क्या है, अप्रॉक्स सेम है, अच्छा इसको यूज करना पड़ेगा। तो कह रहा है देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्ट्रिंग्स, अच्छा हमें एन की वैल्यू पूछा है, किसकी, आर का फार्मूला क्या था, ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, ऑर्डर का मतलब है कि वो पूछ रहा है, अगर मैं इसको N1 मान लूं और इसको N2 मान लूं, तो हमें एक्चुअल में ऑर्डर का मतलब है कि वो n का रेशियो पूछ रहा है, समझ गए। तो R1 का फार्मूला क्या होगा भाई, N1² / Z1 इज इक्वल टू N2² / Z2। मुझे पता है V किसके प्रोपोर्शनल होता है, Z1/N1, और इधर से क्या आ जाएगा, Z2/N2, ये किसके बराबर है, 3 × 10⁵ अपॉन 2.5 × 10⁵, बस आ जाए। मुझे Z1/Z2 यहाँ से निकालना, तो Z1 उधर कर दो, N1² / N2², Z1 गया उधर, तो Z1/Z2 लाके यहाँ पे रख दो, ऊपर क्या है N2, नीचे है N1, और Z1/Z2 यहाँ से आया, कितना है भाई, N1² / N2², कितना आ गया, 3 × 10⁵, 2 पॉइंट, क्योंकि रेडियस वाला टर्म दिया तो उसको यूज करना पड़ता है, ध्यान देना। एक N2 से एक N2 चला जाएगा, एक N1 से एक N1, हमारा रेशियो आ गया N1/N2, यही तुमसे पूछा है, ये हट गया, दोनों को डिवाइड कर दो, 0 0 दे दो, 5 6 30, 5 5 इंटीजर बनाना पड़ेगा, इन दोनों को इंटीजर बनाना पड़ेगा, तो आंसर आ गया, देख N1 6 है और N2 5, में क्या बनाना पड़ेगा, इसको इंटीजर, इंटीजर बनाने के लिए ऊपर 0 नीचे 0 करके एक कॉमन नंबर से डिवाइड करो, ठीक है। देख लो क्वेश्चन, देख लें आप एक बार, क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों के रेडियस बराबर है, ठीक है। आगे बढ़, ये भी ठीक है, थ्योरेटिकल केस, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताएं आप क्या आएगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप बताएं इसका आंसर क्या है। कह रहा है दो रिएक्शन दी है, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, ये पॉजिटिव, देखो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव क्यू है, मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये देखो निगेटिव क्यू है, इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। मतलब अगर एक न्यूक्लियाई है 2He3, वो किसमें जा रहा है, 2He4 में, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि क्या पता चला, इस रिएक्शन से मुझे पता चला कि आगे की तरफ, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब 2He4 मोर स्टेबल है, किससे, 2He3 से, इससे तो यही पता चला, करेक्ट। चलो इस पे आ जाते हैं, 2He4 से कहा गया भाई, 2He4 से कन्वर्ट हुआ किसमें, 2He5 में, और रिएक्शन कैसी, एंडोथर्मिक, मतलब इधर से इधर नहीं जाएगा, एंडोथर्मिक का मतलब ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब 2He4 ज्यादा स्टेबल है, किससे, 2He5, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू है, क्योंकि प्लस क्यू दिया हुआ है और ये माइनस क्यू दिया हुआ है, तो रिएक्शन तो एंडोथर्मिक, मतलब 2He4 ज्यादा स्टेबल है सबसे। तो यहाँ पे कुछ टर्म दिए हुए, X3, X4 और X5, X3 किसका है, ये X3 इसका है, X4 इसका है, और X5 इसका, इसका मतलब है कि मेरा X4 सबसे ज्यादा स्टेबल है, X4 सबसे
ज्यादा स्टेबल है? अब बताओ। X4 सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ X5 और X3 में कौन ज्यादा स्टेबल? अब बताओ X5 और X3 में कौन ज्यादा स्टेबल? देखो भाई देखो, बताओ। जब हम 2He3 से 2He4 जा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ रही है। कितनी? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, एक्सोथर्मिक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। लेकिन जब हम 2He4 से 2He5 जा रहे हैं तो कितनी एनर्जी लग रही है? सिर्फ 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब 2He4 से 2He5 में जाने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब 0.9, वो तो कम रिक्वायर्ड है। लेकिन जब हम 2He3 से 2He4 जा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। 100 कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो बहुत लेस स्टेबल है। किससे? इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको इसमें जाने में बहुत 0.9 की रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर मैं 2He3 से 2He4 जब जाता हूँ तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब 2He4 बहुत ज्यादा स्टेबल है किससे? 2He3 में। और इनमें जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है वो 0.9 का है। इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन क्या है? मेरा ए ऑप्शन करेक्ट। समझ गए? ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, न्यूक्लियस हैज मास नंबर अल्फा एंड रेडियस आर अल्फा, ठीक है। Another nucleus mass number beta and radius r beta, तो बीटा आर ए बाई आर। मैं बता आर किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई? ए की पावर 1/3। तो आर अल्फा अपॉन आर बीटा क्या होगा? क्या होगा भाई? मास नंबर कितना है? अल्फा। दूसरे वाले कितना है? बीटा की पावर 1/3, यही ना। और क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है देख लो भाई। क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू दी है 8 अल्फा के बराबर है। अल्फा से अल्फा गया, ये किसका क्यूब होता है? ये 8 किसका क्यूब है भाई? ये तो 2 का क्यूब है ना। और पावर क्या है? 1/3, तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो बचेगा क्या? हाफ। आर अल्फा अपॉन आर बीटा की वैल्यू हाफ आई, इसका मतलब 0.5। ये तो इजी था। आगे बढ़े। चलो इसका बता दो। कह रहा एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताओ पहले क्या होता है। एन एच अपॉन 2 पाई। वहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी दी है? 3H/पाई। तो इसको कंपेयर कर लो तो हमें मिल जाएगा एन की वैल्यू। पाई से पाई गया, एच से एच गया, एन की वैल्यू 6। बस एनर्जी का फार्मूला लगा देंगे अब सीधा फट से। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? -13.6। जेड कितना दिया नहीं है तो हाइड्रोजन अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है? 6। 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है वहां पे। 36 आएगा, तो -13.6/36। कितने से डिवाइड हो रहा है? 9 से डिवाइड करो। 9 4 9 1 9 4 कितना आ रहा है? 0.35, ऐसा कुछ है क्या? हाँ तो है ही नहीं भाई। गलत डिवाइड हुआ है क्या? हाँ हाँ, गलत हुआ है। ये 1.51 आए। 4 12। ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन देख लो आप। देख लें आप, यही आ रहा है। आगे बढ़ू मैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, कितना होगा ये पूछ लो। मास कितना दिया विस्मत का? इतना। मास ऑफ प्रोटॉन है इतना, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। और 1U कितना है? 930। अच्छा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछना है, ठीक है। चलो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालो। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी भाई? ना, पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। पहला काम क्या है आपका? पहला काम आपका मास डिफेक्ट निकाल।
चलो, कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉन कितने हैं भाई? प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर है। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आपको बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके 83 into 1.007 825 माइनस, अरे नहीं, प्लस। न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई? न्यूट्रॉन इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? 6। 126 आ रहा है ना? 126 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास 1.00866, ये आ जाएगा न्यूट्रॉन का। ठीक। उसके बाद माइनस कर दो। जो किस्मत का मास कितना है भाई? 209। यहाँ से आएगा मास डिफेक्ट। जैसे ही मास डिफेक्ट आ गया, इंटू कर देना किससे? 931.5। ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें आ जाएगा? अच्छा, हमें 931 ही लेना है, क्वेश्चन में बोला है कितना लेना है? 930। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना है बाइंडिंग एनर्जी बनने की। क्या करेंगे? इस पूरे टर्म को, यही यही जो आया है पूरा, यही पूरा यहाँ रखेंगे। और क्या करेंगे? 209 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बस अब आप सॉल्व कर ले, मैंने बता दिया आपको। बाकी कैलकुलेशन तो आपको ही करनी एग्जाम में, मुझे तो करनी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस दिया हुआ है। अच्छा, रेशियो ऑफ रेडियस हमें पता है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एन स्क्वायर के। तो 16/4 कैसे आया बताओ? मतलब जब n1/n2 कितना रहा होगा? 4/2, तभी तो आया होगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर। तो हमसे वेवलेंथ पूछा, हमें n1 n2 पता चल गया, अब हमें सीधा वेवलेंथ दिखा। क्या फार्मूला? r/z², 1/n1² माइनस 1/n2²। बस अब इस फार्मूले में हम रख देंगे। कितना होता है? 1.1 × 10⁻⁷ यही होता है ना, मीटर इनवर्स। जेड क्या है भाई? नाइट्रोजन एटम है तो 1 रख दो। 1/4 माइनस 1/16, यही ना? इसका स्क्वायर करेंगे ना n1 और n2 का। तो मुझे चाहिए लैम्बडा, तो मैं क्या करूँ? रिवर्स कर दूं ना। मैं डायरेक्ट रिवर्स कर रहा हूँ। 16 नीचे नीचे ऊपर आएगा, 16 - 4 कितना आएगा? 2 है। नीचे आएगा 64, 64 ऊपर कर दो, ये नीचे ले आओ, और साथ में 12 ले आओ। 4 से डिवाइड कर दो, 4×3 = 16 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओ 10⁻⁷ नीचे कितना आया? 3.3। अब इसको आप सॉल्व कर लें। यहाँ देखो नैनोमीटर। नैनोमीटर कब आता है? जब ये -9 होता है, मतलब इसको 1600 करना पड़ेगा, तब तो -9 आएगा। और 3.3 से डिवाइड, यही जो आएगा वही नैनो, ये तो नैनो हो गया ना। बस इसको आप डिवाइड कर लें, आपका आंसर इससे आ जाएगा। देख लें आप। ठीक है, आगे बढ़े। देख लो देख लो। चलो ये थ्योरी का क्वेश्चन, इसको भी बता दें आप फट से पढ़ के। चलो इसको पढ़ें आप और फट से क्या कह रहा है रदरफोर्ड? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, only few particles rebound back because size of gold nucleus is very small as compared to the size of gold atom। कितनी सही बात है। ये तो एक्सपेरिमेंट था कि जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो बहुत, क्या होती है? बहुत बहुत छोटी होती है। पहला तो सही है। अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस हैव इक्वल चार्ज, नहीं चार्ज थोड़ी सेम होती है, तो रॉन्ग। अल्फा पार्टिकल का 2e होता है
और इसका 79, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही अलग है भाई। अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो 2 ही होता है क्योंकि हीलियम से आया, और इसका जेड कितना होता है 79 ही। कहाँ से? दूसरा तो रॉन्ग, बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। अब सीधा सीधा ए करेक्ट था तो मेरा ऑप्शन एग्जाम में मिल गया है, ए सी ई। एग्जाम में ऐसे करते हैं। चलो बाकी इम्पैक्ट पैरामीटर इज मीनिंग फॉर अ फ्यू अल्फा पार्टिकल। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, ये वो डिस्टेंस मान लो, ये जो डिस्टेंस है, जो यहाँ से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डेविएट। ये जो डिस्टेंस है ना, ये इम्पैक्ट, मतलब वो न्यूक्लियस से कितने करीब से जा। कह रहा इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम फॉर अ फ्यू अल्फा पार्टिकल। सही बात है, एकदम मिनिमम होगा, सीधा जाके टकरा जाए। इम्पैक्ट जितनी डिस्टेंस इम्पैक्ट पर, कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, वो न्यूक्लियस के जस्ट पास में जाते हैं। समझ गए? जिसका मतलब ये तो a few alpha particles have very high kinetic energy। अल्फा पार्टिकल्स फ्यू नहीं होते, फ्यू कुछ होते हैं जो टकरा के लौट जाते हैं ना, जिसको हम, जो सीधा हिट करते हैं। ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन कोलिजन विद। हाँ ये सही है, कुछ ही है जो टकरा के लौटते हैं, ये तो कहा था उसने। ठीक है, आगे बढ़ जा। ये भी देखो वही से है क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले आया। यहाँ भी देखो क्या मेगा है, बस यहाँ पे भी मास डिफरेंस। क्या निकालना है भाई? यहाँ भी तो बाइंडिंग एनर्जी ही पूछा गया है, तो क्या निकालोगे? मास डिफरेंस। कितना प्रोटॉन है? प्रोटॉन कितने हैं कार्बन में? 6 प्रोटॉन। 6 × 1.00727 प्लस इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 - 6, 6 ही तो न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन का मास कितना है भाई? 1.00866। ये हो गया माइनस, एक्सपेरिमेंट कितना है? 12। मास डिफेक्ट आ जाएगा, फिर हमारी एनर्जी आ जाएगी। सीधा एनर्जी पूछा। हाँ एनर्जी पूछा, बस क्या करना है? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट निकालने के बाद इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है? 931। बस ये आंसर, इसको आप सॉल्व कर लें, बस इसी में रख देना, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका मास डिफेक्ट आया 931.5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। यहाँ पे आप आंसर रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, बताओ भाई। टेरा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? मिल्टन सायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? रदरफोर्ड ने क्या बताया है? फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? बताओ, बताओ भाई क्या कहता है? चलो सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ा जाए। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? बताओ। डेविसन जर्मर पता है क्या बताता है? वेव नेचर बताता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। समझ गए? मिल्टन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वो चार्ज बताता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। पहले समझ गए? रदरफोर्ड क्या बताता है? न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस। फ्रैंक हर्ट्ज क्या बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो आप मैच करिए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा। ए का पहला, ये हमारा सी ऑप्शन। याद रखो, आ सकता है। ठीक है, अगला है ये भी आ सकता है। रेशियो ऑफ मोमेंटम पूछा है। फोटॉन्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ ट्रोजन एटम। पहले बताओ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? फोटोन मोमेंटम का फार्मूला होता है E/c। होता है, हाँ। इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है वही एनर्जी का, मतलब मोमेंटम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी, मतलब जो एनर्जी का रेशियो होगा वही मोमेंटम का रेशियो होगा। बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड लाइन। बताओ, मतलब फर्स्ट लाइन को मैं E1 लेता हूँ, सेकेंड लाइन को E2 ले लेता हूँ। बस हमें पता है एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? 1/n1² - 1/r। ये 13.6 तो हटा दो, सबका सेम ही। हाँ चलो, क्या आएगा भाई? सीधा सीधा लिख लो फिर।
पहला किसका है? फर्स्ट लाइन बालमर कहाँ से चालू होता है? टू से। तो टू का फर्स्ट लाइन का मतलब थ्री पे जाओगे। 1/n1 माइनस 1/n अपॉन तेरा सेकेंड लाइन ऑफ बॉलमर का मिनिमम तो N1 तो दो ही होगा। सेकेंड लाइन का मतलब थ्री नहीं, कहाँ जो हो गए? सेकेंड लाइन का मतलब फोर पहुंच गए हो। मतलब बॉलमर का N1 तो फिक्स है। फर्स्ट लाइन बोलेगा तो थ्री पे जाओगे, सेकेंड लाइन बोलेगा तो एक और जंप कर जाओगे। बस इसी को सॉल्व कर लो। कितना है? 9 - 4 कितना है? 5। 9 × 4 = 36। 16 - 4 कितना आया? 12। 16 × 4 = 64। सॉल्व करो। 64 ऊपर जाएगा, 36 नीचे आएगा। बस इसी को सॉल्व कर लिया। 4 × 3 = 12। 4 से डिवाइड कर दें 16। 4 9 = 4। 4 5 = 20। 9 3 = 27। यही आता हुआ दिख रहा है मुझे। अब आते हैं ऑप्शन में। क्या अगर अल्फा और बीटा का रेशियो बताओ। मतलब ये अल्फा बाई बीटा ही है। वो अल्फा आया 20 और बीटा आया 27। ये आंसर समझे? सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है। एनर्जी रिलीज इफ हाइड्रोजन, अरे ये तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म, क्या बना रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस। अच्छा, 1H2 कंबाइंड प्लस 1H2 मतलब आइसोटोप मतलब ड्यूटेरियम। और क्या बना रहा है? 2He4। हमें पता है, हमसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दिया हुआ है सबकी, तो निकाल लो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बताओ भाई। तुमसे पूछा एनर्जी रिलीज, तो हमें एनर्जी रिलीज निकालनी है। चलिए, मास कितना है? 4। ऊपर न्यूक्लियन दिया है तो मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × कितना है भाई? कितनी दी है इसकी? 7 पर न्यूक्लियन दिया, ध्यान देना, क्योंकि उसको मास से फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 7.2 माइनस टोटल कितना मास है? मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, 2 × 2 × दिस, जैसे भी आपकी मर्जी। क्योंकि यहाँ कितने हैं? दो है, तो 2 × फिर ऐसे लिख लो 2 × इतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 1.1। बस सॉल्व कर लो। कितना आया? 4 2 = 4 7 = 28 माइनस 2 2 = 4। कितना आया? 4.4। 4 24.4। मेरा आंसर आ गया। ये तो इजी था। आगे बढ़ा जाए। चलो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट टू का, मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट टू का लास्ट क्वेश्चन। आप इसका आंसर बता दें। कितना टाइम हो गया भाई? लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पूछा है ना एनर्जी। हाँ, एनर्जी का जो रेशियो होता है, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी जो भी लिख लो, कोई मसला नहीं। टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिस सोर्स स्पॉन्टेनियस डीके, अल्फा डीके हो रहा है। ध्यान देना, कौन सा डीके हो रहा है भाई? विथ सेम क्यू। कह रहा है उनका क्यू क्या है? सेम है, ठीक है। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं ना, याद है ना? क्या करते हैं? ई बराबर क्यू इंटू A - 4 अपॉन ए। इस फार्मूले को आप याद रखें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फट से एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो दोनों के क्यू वैल्यू सेम है। कह रहा रेशियो ऑफ एनर्जी बताओ अल्फा रे प्रोड्यूस बाय ए एंड बी, ठीक है। मतलब हमें ई ए अपॉन ई बी पूछा है। तो क्यू तो दोनों का सेम है ना, क्यू तो लिखा है ना दोनों का सेम है, तो क्यू हटा दो। पहले का मास कितना था? 200। तो 200 - 4 अपॉन ए है तो 200। नीचे आ जाओ। दूसरे का मास कितना था? 212। अल्फा डी के हो रहा है तो -4 अपॉन 212। सॉल्व करो। 200 - 4 196। 212 कहाँ गया? ऊपर। नीचे आ जाओ, 208 आ गया। नीचे 200 नीचे आ गया। कुछ ऐसा है। अब आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा छोटा मोटा कर लो, 4 से डिवाइड करो। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ, थोड़ा छोटा करो, 4 से डिवाइड करो, आएगा 50। 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा?
53, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 फाइव जा 4 टू जा, इसको 4 से डिवाइड करो, 3 9 27 2 0। देखो ये आंसर आ, पता है कैसे करना था? देखो 3 9 जा 27, मतलब आखिरी नंबर 7 ही आएगा। 0 into 2, लास्ट नंबर 0 आएगा, देख लो, लास्ट नंबर 7, लास्ट नंबर 0 इसी में। ऐसे कर लेना है, ठीक है। चलो भाई, हो गया हमारा। ये था हमारा पार्ट 2 किसका, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। कैसा लगा भाई सेशन? सब अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो हमारा कई मॉडर्न फिजिक्स के 4 पार्ट आएंगे, ये दूसरा पार्ट था, ये तीसरा भी आएगा, फिर चौथा आएगा। ठीक है। चलो, पढ़ते रहो अच्छे से।